कश्मीर के सोपोर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान जवानों ने अल बदर नामक आतंकी संगठन के मुखिया को मार गिराया है। कल सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। फौरन इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने कल दोपहर में ही तलाशी अभियान तेज कर दिया। तभी एक इमारत से फायरिंग शुरू हो गई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस गोलीबारी में अल बदर का आतंकी आका गनी ख्वाजा ढेर हो गया। कोरोना के संकट काल में कोई देश दुनिया का मददगार बन के सामने आया है तो वो है भारत। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत दुनिया भर के देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिशों में लगा है। भारत से अब तक 65 देशों को कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिशों की जमकर तारीफ हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें। भारत की सोच को कोरोना काल में दुनिया बखूबी देख रही है। दुनिया को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का भारत का अभियान वैक्सीन मैत्री सिर्फ कूटनीति का नाम नहीं, उससे बढ़कर है, जिसकी बुनियाद में है वसुधैव कुटुंबकम। अब तक भारत ने दान, कमर्शियल सप्लाई और WHO के कोवैक्स पहल के तहत दुनिया के 65 देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई है। भारत ने अब तक 5 करोड़ 79 लाख डोज से ज्यादा वैक्सीन दुनिया के देशों को सप्लाई की है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश को 90 लाख डोज, मोरक्को को 70 लाख, ब्रिटेन को 50 लाख डोज, ब्राजील को 40 लाख डोज और नाइजीरिया को 39 लाख डोज से ज्यादा भारत की ओर से मिले हैं। कोरोना काल में भारत वैक्सीन विश्व गुरु बना है तो तारीफ IMF ने भी की। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वैक्सीन नीति में भारत वाकई अव्वल है। दुनिया का कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वो भारत है। जब कोरोना वैक्सीन बनी भी नहीं थी, तभी से दुनिया के कुछ धनी देश वैक्सीन की जमाखोरी की कोशिशों में लगे थे, लेकिन भारत ने ऐसे देशों को आईना दिखा दिया है। 17 फरवरी को UN सुरक्षा परिषद के सामने विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा भी था, वैक्सीन राष्ट्रवाद से बचे, अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दें। जरूरत से ज्यादा डोज जमा करना सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करने की हमारी कोशिशों को नाकाम करेगा। दुनिया के छोटे, गरीब और जरूरतमंद देश भारत की वैक्सीन दरियादिली के शुक्रगुजार हैं। I must confess that I did not imagine that the prayers of my country would have been answered so swiftly. Being the leader of a small Caribbean island with a population of 72,000 people, I did not fancy my chances of getting such a swift, positive response to my request of India's Prime Minister Narendra Modi. I wish to thank Prime Minister Narendra Modi, the government and people of India for the generous donation of the vaccines to we the people of Guyana. दुनिया के साथ साथ भारत अपनी 135 करोड़ आबादी के लिए भी जल्द टीकाकरण की मुहिम में जुटा है। भारत में बीते 24 घंटों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक 2 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मुंबई के एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हीरेन की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मामले को उठाया। वहीं शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर धनंजय गावड़े ने फडणवीस के आरोपों से इनकार कर दिया। पहले मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरी कार, इसके बाद उस कार के मालिक मनसुख हीरेन की रहस्यमयी मौत और लाश का ठाणे क्रीक से मिलना। ये मामला हर रोज और गहराता जा रहा है, पहले से ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में इस केस पर खूब हंगामा हुआ। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सदन में मनसुख हीरेन की पत्नी के बयान को पढ़कर सुनाया। मनसुख की पत्नी ने हत्या के मामले में दर्ज कराई FIR में दावा किया है कि उनके पति का कत्ल API सचिन वाजे ने किया है। फडणवीस ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है
कि ये जो डिटोनेटर वाली स्कॉर्पियो थी, ये स्कॉर्पियो क्राइम के सचिन वजे एपीआई इन्होंने नवंबर से लेकर तो 5 फरवरी 2021 तक वो उनके पास थी। 4 महीने उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये मनसुख हिरण जो है, इनकी इंक्वायरी भी उन्होंने ही की। फडणवीस ने शिवसेना के पूर्व कॉर्पोरेटर धनंजय गावड़े को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया है कि हिरेन मनसुख के फोन की आखिरी लोकेशन गावड़े के दफ्तर के पास मिली है और गावड़े सचिन वाजे के साथ एक वसूली के केस में आरोपी रहा है। ये गावड़े और सचिन वजे 2017 में एक एक्सटॉर्शन के केस में साथ में थे और दोनों ने साथ में उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली थी। इसका मतलब यह है कि उसके बाद उनकी बॉडी दूसरे दिन मिलती है। तो ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हिरण इनकी हत्या की गई है और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। शिवसेना नेता गावड़े ने फडणवीस के लगाए आरोपों और इस केस से अपना कोई लिंक होने से इनकार किया है। ये जो प्रकरण है इससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं। कल मैंने जो दरेकर साहब का स्टेटमेंट सुना उसमें ऐसा था कि सचिन वजे और धनंजय के संबंध है, तो मेरी उनसे खास गुजारिश रहेगी कि मेरे संबंध के बारे में एक भी सबूत वो एस्टेब्लिश करके दिखाए। दूसरी बात, मनसुख हिरेन, इससे ना मेरा कभी पहचान थी, ना लेना देना है था और ना कभी है। अंबानी के घर के सामने गाड़ी में मिले विस्फोटक मामले की जांच एनआईए कर रही है, वहीं हिरेन मनसुख की मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। इसकी जांच महाराष्ट्र शासन की एटीएस कर रही है और इस जांच में जो भी चीजें आगे आएंगी उसके तहत जो कोई भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। विधानसभा में आज एक एपीआई है हमारे महाराष्ट्र पुलिस की, उनका नाम ही लिया गया। ऐसा है कि जब एटीएस इसकी जांच कर रही है, पूरे सत्य को खंगारने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में जो भी कोई सचिन वजे रहो और कोई रहो या उसके ऊपर का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जो भी कोई दोषी इसमें होगा उसके ऊपर कड़क कार्रवाई एटीएस द्वारा होगी। इस बीच इस केस से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो काफी शंका पैदा करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, हिरेन मनसुख की गाड़ी 17 फरवरी को इस कदर खराब हो गई थी कि वो चल नहीं सकती थी, मनसुख को कैब करनी पड़ी थी। तो फिर सवाल ये है कि क्या चोर गाड़ी चुराने मैकेनिक के साथ आया था या क्रेन लेकर आया था या फिर चोर खुद ही मैकेनिक था। सवाल नंबर 2, मान भी लीजिए कि गाड़ी चोरी हो गई, तो फिर 17 फरवरी की रात से लेकर 25 फरवरी तक ये स्कॉर्पियो कार कहाँ खड़ी थी, क्योंकि 25 फरवरी को ही इस गाड़ी में विस्फोटक रखकर उसे एंटीलिया के बाहर पार्क किया गया था। सवाल नंबर 3, वो सफेद इनोवा कहाँ गायब हो गई जो इस स्कॉर्पियो के साथ एंटीलिया के बाहर गई थी। स्कॉर्पियो में बैठा ड्राइवर उस इनोवा में बैठकर इनोवा समेत कहाँ गुम हो गया। सवाल नंबर 4, क्या ठाणे से एंटीलिया तक पहुंचने की इस कहानी का सिरा मनसुख से जाकर मिलता था या मनसुख को इस साजिश की सच्चाई का पता चल गया था। सवाल नंबर 5, क्या साजिश में शामिल शख्स मनसुख का कोई जानने वाला था या मनसुख को अंधेरे में रखकर उस शख्स ने ये सारी प्लानिंग की थी और फिर सच सामने आने के डर से उसने मनसुख को खामोश कर दिया। एक चीज साफ है कि अगर मनसुख का सचमुच कत्ल हुआ है तो फिर उस कत्ल के तार सीधे एंटीलिया के बाहर खड़ी उस स्कॉर्पियो कार से जुड़ते हैं। यानी अगर मनसुख का कातिल हाथ आ जाए तो एंटीलिया की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी। इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है, वही दूसरी तरफ कुछ अनसुलझे सवाल भी है। कैमरामैन वैभव कानूनकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। ये 3 खबरें 3 राज्यों में जारी सियासी सरगर्मी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी और पहली खबर बंगाल के सियासी घमासान से है। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रही है। वहीं दूसरी खबर हरियाणा से है, जहां पर कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड की है, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य के नए सीएम को लेकर आज उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है।
नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी आज अपना नामांकन पर्चा भरने जा रही हैं। इस दौरान वो रोड शो भी करेंगी। उससे पहले शिव मंदिर भी जाने का उनका कार्यक्रम है। बंगाल की लड़ाई में नंदीग्राम सबसे बड़े संग्राम का प्रतीक बन गया है। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ममता तो बस लोगों का दिल जीतने में जुटी हैं। कभी मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना तो कभी मजार में हाजिरी। बंगाल के सबसे बड़े अखाड़े में डट गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दुश्मन कितना ताकतवर है इसका आकलन चुनाव के परिणाम से हो जाएगा, लेकिन प्रचार अभियान का आगाज ममता ने सधे अंदाज में किया है। अब आज ममता दीदी अपना नामांकन पर्चा भरने जा रही हैं। नंदीग्राम के महासंग्राम में ममता बता देना चाहती हैं कि उन्हें हराने का इरादा रखने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा। नंदीग्राम की लड़ाई में नॉमिनेशन से पहले ममता एक बार फिर मंदिर जाने वाली हैं और शिव की साधना करेंगी। दोपहर में वो हल्दिया में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। उससे पहले ममता एक छोटी सी पद यात्रा भी करने वाली हैं। नंदीग्राम के लिए ममता को बाहरी बताकर बीजेपी ने निशाना साधा। इसे लेकर ममता बनर्जी ने नामांकन से पहले अपने तेवर दिखा दिए। कल मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं को करारा जवाब दिया। मंगलवार को ममता ने नंदीग्राम में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने खुलासा किया कि नंदीग्राम या सिंगूर से चुनाव लड़ने का इरादा बहुत पहले से कर लिया था। लगे हाथ वो बीजेपी पर निशाना साधने का मौका नहीं चूकी। আপনাদের মনে আছে 14 মার্চ গুলি চলেছিল। 14 মার্চ বিকেল বেলায় তখন আমি অনশন করে আমার গল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তাররা বারণ করেছিল 2 মাস রাস্তায় বেরোতে। আমি শুনিনি, আমি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম রাস্তায়। नंदीग्राम का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। ममता के मुकाबले कभी उनके कमांडर माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज ममता का नामांकन है तो 12 मार्च को शुभेंदु अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। छोटी पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु के नामांकन में स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों के मौजूद रहने की उम्मीद है। इधर ममता अकेले ही महासंग्राम के मैदान में उतर चुकी हैं। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। नंदीग्राम के सियासी संग्राम में टीएमसी और बीजेपी के बीच धर्म के नाम पर लड़ाई भी खूब लड़ी जा रही है। ममता के मंदिर जाने पर बीजेपी सवाल उठा रही है तो मुख्यमंत्री भी हमले का मौका नहीं चूक रही। चलिए आज तो कम से कम बीजेपी के चलते ममता बनर्जी हिंदू हैं ये बोलने का समय आया उनको। उन्होंने समझा या बोला कि मैं हिंदू हूँ। अभी तक तो नमाज पढ़ती थी हिजाब लगा के। महाशिवरात्रि नंदीग्राम में ही मनाने का वादा है। ममता ताल ठोक कर कह रही हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे,
वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी, अपना कर्म नहीं छोड़ेंगी। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। नंदीग्राम पहुंची ममता कल पहले हरि मंदिर, फिर दुर्गा मंदिर और फिर जगन्नाथ मंदिर पहुंची थी। बीजेपी के मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप का जवाब देने के लिए ममता ने ये दांव चला है। बीजेपी लगातार हमला बोलती रही है कि बीते 10 साल में राज्य सरकार ने हिंदू हक पर गहरा आघात किया है, लेकिन ममता का ये दांव वैसे तमाम आरोपों का नपातुला जवाब है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो हिंदू धर्म और हिंदुओं का अपमान कर रही हैं। पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति करी। यहां तक कि बंगाल में दुर्गा विसर्जन के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ता था। सरस्वती वंदना बंद करा दी गई। बांग्ला की जगह उर्दू में पढ़ाया जाने लगा। कहीं न कहीं इस तुष्टीकरण का जवाब बंगाल की जनता ममता बनर्जी को इन चुनाव में देगी। बीजेपी कह रही है कि ममता का सियासी धर्म कर्म सब दिखावा है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी को आईना दिखा रही हैं। তাই নন্দীগ্রাম আজ শুধু নন্দীগ্রামে নয়, সারা পৃথিবীতে নন্দীগ্রাম পৌঁছে গেছে। আপনারা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, আমি আশা করি। নন্দীগ্রামের মানুষদের নিয়ে আমি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি, আমি ত্রিবান্দ্রমে গেছি, আমি চেন্নাই গেছি, আমি মুম্বাই গেছি, আমি নন্দীগ্রামের মানুষের কথা তুলে ধরবার জন্য। नंदीग्राम को मॉडल बनाने का वादा करने वाली ममता कह रही हैं कि 1 अप्रैल को खेला होगा। बीजेपी को मिठाई खाकर कटुता मिटाने की नसीहत दे रही हैं। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। चलिए, आज तो कम से कम बीजेपी के चलते ममता बनर्जी हिंदू हैं ये बोलने का समय आया उनको, उन्होंने समझा या बोला कि मैं हिंदू हूँ। अभी तक तो नमाज पढ़ती थी हिजाब लगा के, तो ये तो बीजेपी ने उनके को बाध्य कर दिया कि वो कम से कम हिंदू हैं, ये साबित करने में तुले हुए हैं। चंडी पाठ कर रही हैं, कल रामायण पढ़ेंगी, परसों हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, तो ये तो अच्छी बात है। हमने कम से कम एक जो धर्म परिवर्तन कर रही थी वहां से उनको वापस लाया। नंदीग्राम में 35% मुस्लिम हैं, जबकि शेष हिंदू। ऐसे में मंदिर मस्जिद वाली बैलेंस सियासत कर ममता बंगाल को बता देना चाहती हैं कि उनके लिए सभी की अहमियत है। इसी कड़ी में टीएमसी ने गुरुवार को महाशिवरात्रि पर ही अपना घोषणा पत्र जारी करने का फैसला किया है। नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय और पॉलिमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर राज्य के 3 शहरों में हिंसा हुई है। हुगली में एक टीएमसी कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया। हमले का आरोप बीजेपी पर है, जिसे पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं दूसरी वारदात वेस्ट मिदनापुर के हाथी हल्का इलाके में हुई है। वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि नामांकन के बाद लौटने के दौरान टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। इसमें 8 बीजेपी समर्थक जख्मी हो गए। वहीं नादिया में दीवार पर नारे लिख रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। इसमें 7 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। पार्टी ने इस हमले का आरोप भी टीएमसी पर लगाया है। और बंगाल के बाद अब खबर हरियाणा से, जहां पर खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। विधानसभा में इस पर 2 घंटे चर्चा होगी और फिर जरूरी हुआ तो वोटिंग भी होगी। यह खट्टर के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसान के समर्थन में कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। खट्टर सरकार के सामने बड़ा चैलेंज बनकर आया है अविश्वास प्रस्ताव। कृषि कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी की सहयोगी जेजेपी पर दबाव है। पार्टी विधायक अब खट्टर के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए हैं। सर, आपने कहा कि खुद जेजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आ देना चाहिए। अगर किसान, बिल्कुल मानता हूँ, सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल साथ दे, छोड़ देनी। ये जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली हैं, जो पार्टी को सरकार से अलग हो जाने की नसीहत दे रहे हैं। यही हरियाणा सरकार का संकट भी है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जाके रैलियां करवाइए,
आप छोड़िए, मुख्यमंत्री तो पूरी ताकत है, प्रदेश की मुख्यमंत्री भेज दिए, डिप्टी सीएम तो बहुत कुछ लेकर हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, पूरी उन्होंने को तो थ्रेट भी मिली हुई है, बड़ी सिक्योरिटी मिली हुई है, ले जाके जाइए ना, पूरी फोर्स को ले जाके पर उतरिए। हरियाणा में सत्ता और किसान आंदोलन पर दुविधा के बीच बीजेपी की सहयोगी जेजेपी दुविधा में है। एक तरफ देवेंद्र बबली जैसे विधायक हैं, तो दूसरी ओर फूंक फूंक कर कदम रखने वाले विधायक। खाक मुद्दा है, कोई मेजोरिटी नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, कैसे हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव? मेरा स्टैंड है, मैं 100% खट्टर के साथ हूँ और किसान के साथ भी हूँ। आज खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। सवाल है कि इसमें कितना दम है, इसे आंकड़ों से समझिए। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अभी 88 सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जबकि सत्ताधारी बीजेपी के 40 और जेजेपी के पास 10 विधायक। 5 फिलहाल निर्दलीय विधायक भी खट्टर को समर्थन दे रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए खट्टर को 45 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस अपील कर रही है कि किसानों के हक में सभी विधायकों को दिल की बात सुननी चाहिए। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट जो समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया, और जेजेपी के खुद विधायक आपने सुना कि इनकी बात निंदा कर रहे थे। बाकी जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। खट्टर सरकार 55 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है और भरोसा दिला रही है कि कोई संकट नहीं है। 5 निर्दलीय विधायक भी कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ हैं। ये कहूँगा भगवान उन्हें भी सद्बुद्धि दे, और जितना जल्दी हो सके, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैं सबसे पहले जो है विश्वास प्रस्ताव आएगा सरकार के खिलाफ, मैं उसका सबसे पहला समर्थन करने वाला निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान होगा। तो फिर डर किस बात का? दरअसल खतरा क्रॉस वोटिंग का सता रहा है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में 2 घंटे चर्चा होगी, फिर सदन में वोटिंग की जाएगी। बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकल जाएगी। पहले तो कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से विश्वास मत हासिल करना चाहिए। उनका आपस में विश्वास नहीं है। एक का मुंह लेफ्ट को होता है, एक का मुंह राइट को होता है। पहले तो अपना विश्वास मत हासिल करें, और फिर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, लाएं। हमने तो एक्सेप्ट किया कि हाँ आप लाओ विश्वास मत, चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस खुद को किसानों के हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब देखना है कि दुष्यंत चौटाला के विधायक इस संकट में किस ओर खड़े होते हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।